नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज पार्ट 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 9 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये सीरीज हमने कुछ टाइम पहले डिसकंटिन्यू कर दी थी, लेकिन अब से इसको फिर से कंटिन्यू हम कर रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगी आपके आने वाले एग्जाम तक, जिसमें आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, यूकेपीएससी अपर पीसीएस का एग्जाम है। जहां भी उत्तराखंड जीके पूछी जाती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब से डेली आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए चमोली को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी ए में रखा गया है चमोली को औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए। अब देखिए, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है एक नीति आती है 2008 में, जिसका नाम है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। डेट याद कर लीजिए, 1 अप्रैल 2008 को ये नीति आती है और लागू रहती है 31 मार्च 2018 तक। तो उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसको थोड़ा मैप के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा मैप है उत्तराखंड का। अब देखिए, जिसमें हमने ये रेड कलर कर रखा है जिन भी डिस्ट्रिक्ट में, उनको रखा गया है श्रेणी ए में। ठीक है, ए कैटेगरी में रखा गया है रेड कलर के। फिर मैं आपको समझाऊंगा क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है। जो हमारे ग्रीन कलर के हैं इनको रखा गया है बी कैटेगरी में। ठीक है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है, सिर्फ 2 ही बांटा गया है। ठीक है, ए और बी। अब देखिए, जो हमारे सीमांत डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन ना के बराबर है, उनको रखा गया है कैटेगरी ए में। इनको कैटेगरी ए में इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक विकास ना के बराबर है। यहाँ पर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कैटेगरी ए में रखा गया है। इसमें कौन कौन से आता है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत। ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो क्या होगा कि आप भूल जाओगे कि चमोली को किस में रखा गया है या बागेश्वर को किस में रखा गया है। ठीक है, तो ये ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत, ये जो है कैटेगरी ए में है। कैटेगरी बी में कौन कौन से हैं? बागेश्वर, अल्मोड़ा, इसमें आ गया पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल, ये कैटेगरी बी में है। अच्छा, तो बाकी 4 डिस्ट्रिक्ट को किस में रखा गया है? तो देखिए, जो आपका देहरादून है और नैनीताल है, यहाँ पर देखिए कुछ कुछ मात्रा में आपको इंडस्ट्रीज दिखती हैं। ठीक है, तो इसका कुछ पार्ट जो है आपका कैटेगरी बी में रखा गया है, लेकिन कुछ पार्ट जो है उसको किसी श्रेणी में नहीं रखा गया है। जैसे आपका हल्द्वानी आ गया, ये किसी श्रेणी में नहीं है। इधर आपका डोईवाला, रायपुर आ गया, ये किसी श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो कुछ पार्ट इसका कैटेगरी बी में है और कुछ पार्ट इसका किसी में नहीं है। जो ये हमारा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट है, इनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंडस्ट्रीज हैं। सिटकुल एरियाज आपको यहीं पर मिलेगा देखने को, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो इन दोनों को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। नैनीताल और देहरादून का कुछ पार्ट जो है कैटेगरी बी में रखा गया है। बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल को कैटेगरी बी में रखा गया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत को कैटेगरी ए में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी ए में रखा गया चमोली को। कुछ और क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं, जैसे कि राज्य में औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो राज्य में औद्योगिक नीति आती है 8 जुलाई 2001 को, ये याद रखना आपको। इसके बाद देखिए, नई औद्योगिक नीति कब आती है? 26 मार्च 2003 को। राज्य में प्रोत्साहन नीति की घोषणा कब होती है? तो 1 अप्रैल 2008 को आती है। और राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड के जो जिले हैं उनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है श्रेणी ए, दूसरा है श्रेणी बी। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिक्योर हिमालय परियोजना कब शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2017 को सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ये जो है केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना के तहत जो हमारे हिमालयी क्षेत्र है, उच्च हिमालयी क्षेत्र, उसकी जैव विविधता को सिक्योर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इस परियोजना को लाया गया था। 4 हिमालय राज्य, विशेषकर उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, इन 4 राज्यों के उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए परियोजना लाई गई थी, उनकी जैव विविधता को जो है संरक्षित करने के लिए। हालांकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, लेकिन उस टाइम पे 2017 में ये 4 राज्यों के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। और उत्तराखंड का इस परियोजना में कौन सा क्षेत्र आएगा? आपका जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, वहां से लेकर अस्कोट अभ्यारण्य तक। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर का पार्ट है हमारा, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ वाला पार्ट, इस एरिया में जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। और यह परियोजना यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से इसको तैयार किया गया था। और इसी परियोजना के तहत उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। ठीक है,
हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की गई थी 1 अगस्त 2020 को। कहां पर बन रहा है? भैरव घाटी, लंका नामक स्थान। ये कहां पर स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी के भैरव घाटी में लंका स्थान पर जो है, लंका नामक स्थान पर हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बना है। ठीक है, और इसी के साथ आपको एक और बात याद रखनी है, ये तो एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली कि कहां बना है, आपको पता है कि कहां बना है, लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसको किस देश के सहयोग से बनाया गया है? तो नीदरलैंड के सहयोग से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें उत्तराखंड में हिम तेंदुए की, टोटल लगभग अभी उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुए हैं। ये अनुमानित है, अभी इनकी कोई काउंटिंग नहीं हुई है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर है और किसके सहयोग से बनाया गया है? नीदरलैंड के सहयोग से। और जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है उसमें सहायता की थी यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। ठीक है, तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रताप शाह द्वारा राजधानी में पहला खैराती सफाखाना कब स्थापित किया गया? सफाखाना यानी कि आप दवाखाना या चिकित्सालय कह सकते हैं। तो प्रताप शाह, टेरी नरेश प्रताप शाह द्वारा इसको कब स्थापित किया गया है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1876। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 1876 में प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती सफाखाना या दवाखाना जो है स्थापित किया गया। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रताप शाह की बात करें तो ये 3rd नंबर के टेहरी रियासत के शासक थे, और पवार वंश की बात करें तो 57 नंबर के शासक थे। इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, प्रताप शाह 57 नंबर के शासक थे पवार वंश के, और इनका जो शासनकाल रहता है 1871 से लेकर 1886 तक। भवानी शाह के बाद ये शासक बनते हैं। और प्रताप शाह जो है एक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट शासक हैं आपके लिए, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बन सकता है आपका कि भू व्यवस्था जूला पैमाइश ये किसके समय पर हुई? तो ये हुई थी आपका 1873 में प्रताप शाह के समय के। ठीक है, दूसरा देखिए, टिहरी मसूरी श्रीनगर राजमार्ग का निर्माण भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। 1877 में टिहरी में प्रतापनगर की नींव, प्रतापनगर जो शहर है उसकी नींव किसने रखी थी? प्रताप शाह ने। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिहरी में या उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी? तो प्रताप शाह द्वारा टिहरी में या उत्तराखंड में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। किसके द्वारा? प्रताप शाह के द्वारा। और 1883 में इन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में प्रतापनगर हाई स्कूल, उसके बाद प्रतापनगर इंटर कॉलेज रखा गया था। ठीक है, इनके 3 पुत्र थे, कीर्ति शाह, विचित्र शाह, कुंवर सुरेंद्र शाह। इसके बाद शासक बनते हैं कीर्ति शाह, इनके पुत्र। जब टिहरी में वन विभाग की स्थापना हुई उस टाइम पे शासक कौन थे? तो प्रताप शाह थे 1885 में। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली, इन्होंने, इन्हीं के द्वारा खोली गई। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये अंग्रेजी शिक्षा वाला और पुलिस विभाग वाला। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रताप शाह के द्वारा की गई। ये भी आपको याद रखना है। तो इन सभी कार्यों के लिए इनका जो कार्यकाल है वो टिहरी रियासत की हम बात करें, जो 6 राजा हुए टिहरी रियासत में, टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल इनके कार्यकाल को कहा जाता है, इनके शासनकाल को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, टिहरी रियासत का स्वर्णिम काल किस शासक के काल को कहा जाता है? वो कहा जाता है प्रताप शाह के शासनकाल को। ठीक है, अगर पवार वंश का पूछा जाए तो फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता है, और टिहरी रियासत का प्रताप शाह के शासनकाल को। और 1876 में उन्होंने दवाखाना बनाया था। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा कमांडर पीसी रतूड़ी को सरदार ए जंग की उपाधि से नवाजा गया? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पीसी रतूड़ी यानी कि पितृ शरण रतूड़ी को सरदार ए जंग की उपाधि से नवाजा गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, पीसी रतूड़ी की बात करें तो सुभाष रेजिमेंट के पहली बटालियन के कमांडर थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो आजाद हिंद फौज थी उसमें उत्तराखंड का क्या योगदान था। तो 1942 में रॉयल गढ़वाल राइफल्स की 2 टुकड़ियां 2/18 और 5/18 जो है आजाद हिंद फौज में शामिल हो जाती हैं, जिसमें टोटल 2500 सैनिक होते हैं। उसके बाद देखिए, जो गढ़वाली सैनिक होते हैं उनको कई उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है आजाद हिंद फौज में। ठीक है, जिसमें से आपको याद रखना है, एक नाम चंद्र सिंह नेगी का, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद्र सिंह नेगी। ऑफिशियल ट्रेनिंग स्कूल जो था, ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो थी सिंगापुर में थी आजाद हिंद फौज की। तो यहाँ पर ये कमांडर नियुक्त किए गए थे, उनकी जो ट्रेनिंग कराते थे वो कराते थे चंद्र सिंह नेगी। दूसरा आपको नाम याद रखना है, मेजर देव सिंह दानू, ये सुभाष चंद्र बोस के व्यक्तिगत गार्ड थे। तीसरा देखिए, बटालियन के कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल बुद्ध सिंह रावत, ये जो थे पर्सनल एडजुटेंट थे सुभाष चंद्र बोस के। और 2 नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं, मेजर पदम सिंह गुसाई, ये 3री बटालियन सुभाष रेजिमेंट की 3री बटालियन के कमांडर, और लेफ्टिनेंट कर्नल पीसी रतूड़ी,
पहली बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। तो पहली बटालियन के कमांडर थे पीसी रतूड़ी और तीसरी बटालियन के कमांडर थे पदम सिंह गुसाई। इन दोनों का नाम याद रख लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पहली बटालियन के कमांडर कौन थे, तीसरी बटालियन के कमांडर कौन थे, ठीक है। और आपका जो ऑफिशियल ट्रेनिंग स्कूल था सिंगापुर में, इसके कमांडर कौन थे, तो चंद सिंह नेगी, ये भी आपको याद रखना है। और बर्मा कैंपेन में अदम्य साहस के लिए पीसी रतूड़ी को जो है सरदार ए जंग की उपाधि दी गई, किसके द्वारा, स्वयं सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं, चंद सिंह नेगी जो ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी थी सिंगापुर में, उसके जो कमांडर थे, बुद्धि सिंह रावत पर्सनल एजुडेंट थे सुभाष चंद्र बोस के, पदम सिंह गुसाई ये थर्ड बटालियन के कमांडर थे, ठीक है, नेतृत्व ये कर रहे थे थर्ड बटालियन का, और पीसी रतूड़ी ये पहली बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पदम सिंह गुसाई और पीसी रतूड़ी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ। तो चुनाव का समय है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए और ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2 मार्च 2002 को पहली निर्वाचित सरकार का गठन हुआ। आपने सिर्फ बस इतना ही याद किया होगा कि 2002 में हुआ था, पहली निर्वाचित सरकार बनी थी 2002 में, लेकिन एग्जैक्ट डेट जो है यूके ट्रिपल सी पूछता है, चाहे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद हो ना हो, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उनकी डेट को आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना है, डेट सही, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निर्वाचित सरकार की। तो 9 नवंबर 2000 को अंतरिम सरकार का गठन होता है, जिसमें नित्यानंद स्वामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और अंतरिम विधानसभा में प्रकाश पंत पहले विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, और पहली बार जो चुनाव होते हैं उत्तराखंड में वो होते हैं 2002 में। इसके बारे में बात करते हैं। तो 14 फरवरी 2002 को पहली बार उत्तराखंड में चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, जिसमें 54.34% मतदान होता है और 36 सीटों के साथ जो है कांग्रेस की सरकार बनती है। 2 मार्च 2002 को उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, ये उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं, और 2 मार्च 2002 को ही पहली निर्वाचित विधानसभा का गठन होता है उत्तराखंड में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड के पहले निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की, तो वो थे यशपाल आर्य, ठीक है। अंतरिम विधानसभा में थे प्रकाश पंत और निर्वाचित कौन थे, यशपाल आर्य, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये तो थी पहली विधानसभा। इसके बाद दूसरी विधानसभा 2007 में, तीसरी विधानसभा 2012 में, चौथी जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है ये है 2017 वाली। अब जो इलेक्शन होंगे 2022 में, तो ये पांचवी विधानसभा का गठन होगा, ठीक है, पांचवी विधानसभा 2022 में। अभी जो चल रही है करंट में वो है चौथी विधानसभा। तो अगर आपसे इलेक्शन के बाद आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2022 में जो चुनाव हुए वो कौन से क्रम के विधानसभा चुनाव थे, तो पांचवें क्रम के विधानसभा चुनाव थे, ठीक है, 2022 वाले। तो इस प्रश्न से आपको इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, थुलमा क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, लोक नृत्य, लोकगीत, कालीन, विवाह प्रथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालीन, ठीक है। थुलमा जो है कालीन है या कंबल है। 2021 में देखिए 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था उत्तराखंड के, उसमें से एक थुलमा भी था। थुलमा जो है कंबल है, ब्लैंकेट है, ठीक है। और ये जो है निर्मित किया जाता है, जो भोटिया जनजाति है मुंशियारी धारचूला वाले एरिया में जो रहती है उनके द्वारा निर्मित किया जाता है थुलमा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, थुलमा एक जो है कंबल है, कालीन है, और विशेष तौर पर पिथौरागढ़ के धारचूला मुंशियारी क्षेत्र में ये निर्मित किया जाता है भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, और 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया है, 2021 में, ठीक है। 7 उत्पादों को दिया गया है जिसमें से एक है थुलमा। और बाकी देखिए अगर बात करें हम कालीन उद्योग की, तो उसमें आपका चुटका आ जाता है, ये भी कंबल है, ठीक है। और पश्मीना, दन, थुलमा, पंखी, ये सारे जो है कालीन उद्योग में आते हैं, जो कि मुख्यतः पिथौरागढ़ और चमोली जनपद के कुछ क्षेत्रों में निर्मित किए जाते हैं। और जो ये सारे उत्पाद हैं ये भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं। जो ये थुलमा है ये भी भेड़ की ऊन से बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, जौनसारी संगीत के जनक नंदलाल भारती को लोक कला रत्न सम्मान कब मिला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। 2017 में नंदलाल भारती को जो है लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बने कि जौनसारी संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो नंदलाल भारती को कहा जाता है, और इन्हीं को जो है 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। जौनसारी संगीत एवं संस्कृति के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। कुछ और प्रसिद्ध व्यक्ति जौनसार क्षेत्र के जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक आता है नाम आपका वीर केसरी चंद कट। इनका जन्म 1 नवंबर 1920 को चक्राता में हुआ। उसके बाद ये आजाद हिंद फौज ये ज्वाइन कर लेते हैं, और इसके बाद इनके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जाता है, और 3 मई 1945 को उनको फांसी की सजा दी जाती है। इसीलिए जो है 3 मई को जो है बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौलित हाथ में, ठीक है। चौलित हाथ में एक मेला लगता है बलिदान दिवस के रूप में,
किनकी याद में? वीर केसरी चंद की याद में। नेक्स्ट आपको याद रखना है पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि के रूप में इनको जाना जाता है, पंडित शिवराम को। इनकी प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी, ठीक है। और एक नाम और याद कर लीजिए, भाव सिंह चौहान। इनको जो है फादर ऑफ जौनसार बावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भाव सिंह चौहान को। पंडित शिवराम जौनसार के प्रथम कवि। वीर केसरी चंद, इनको फांसी की सजा हुई थी 3 मई 1945 को। ये पूछा जाता है कब, डेट, ठीक है। और नंदलाल भारती, इनको जो है 2017 में लोक कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। जौनसारी संगीत के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये थे उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 10 के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।